हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे फिंगर टिप्स विद एनसीईआरटी से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। यहाँ पर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एटम ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के एटम्स में कंबाइन। में का मतलब क्या होता है कि में और में नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी। में कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है, जब हमारे एटम्स हैं वो किसी फिक्स्ड रेशो के अंदर अगर कंबाइन होते हैं तो फिक्स्ड अगर रेशो है तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, मे कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी रेशो के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन क्या होता है, गलत। एटम कंबाइन इन द रेशो, रेशो किसी फिक्स्ड रेशो के अंदर है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एटम कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब यहाँ पर रेशो क्या है, फिक्स है। होल नंबर मतलब जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिक्स्ड रेशो के अंदर है तो वो क्या है, कंपाउंड है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, यहाँ पर कंपाउंड के लिए फिक्स होना चाहिए रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम, इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग। ऑल ऑफ दिस क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन सर ने दी थी। किसके बारे में जो बताया था, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो एटम के बारे में बताया था। क्या बोला था कि एटम जो है ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है और यहाँ पर एटम एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, मतलब जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए ड्रॉबैक हम देखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पर इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड साइजेस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पर कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ड्रॉबैक पूछे या लिमिटेशन भी बोल सकते हो या ड्रॉबैक भी इसको बोल सकते हो, ये भी इन्होंने नहीं बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम कंबाइन टू डिफरेंट मासेस एंड साइज, ये भी इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया था कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। कैसे कि मास जो है इसका ना तो बनाया जा सकता ना ही बिगाड़ा जा सकता। तो एलिमेंट जो है अलग अलग मास और साइज के कैसे कंबाइन करते हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ और व्हाई एटम कंबाइन, कैसे, किस फिक्स रेशो में या फिर मिक्सचर के रूप में कैसे जो है हमारे एटम्स जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी नहीं बताया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एवोगैड्रो जो लॉ है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, वो गैसेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, गैसेस पर। ये क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ, ध्यान से सुनेंगे। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। इसने क्या कहा है, वॉल्यूम होनी चाहिए गैसेस पर, या किस पर है, गैसेस जो हमारे किस पर होने चाहिए, वॉल्यूम पर। जब हम किसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो दे शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन। अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन पर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन ए सिंपल रेशो। फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, सेकंड क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, गैसेस ऑलवेज रिएक्ट विद गैसेस ओनली एट द सेम ओनली एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी क्या है, गलत। यहाँ पर हम इसको किससे रिलेट करेंगे, इसकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वहां से हम इसको रिलेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो क्या हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम दो देखते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसका मतलब 1 मोल, मान लो हमने लिया हाइड्रोजन गैस 1 मोल, हमने लिया क्लोरीन गैस तो हमारा 2HCl मिला।
तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम। और यहाँ पर इसने क्या कहा है, सिंपल रेशो। इस सिंपल रेशो में नहीं कंबाइन होता, ये क्या होता है, 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम। इस तरीके से जो कंबाइन होगा उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, बी पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, वैसे एवोगैड्रो जो लॉ है उसकी मेन जो है सिमिलर डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम उसको देखें, इट स्टेट्स दैट equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of the molecule। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, जो जहां पर हमारे रिएक्टेंट में जितने वॉल्यूम होगी और वही जाकर इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में हमारा होना चाहिए। यहाँ पर इसमें क्या लिख रखा है, वो सिंपल रेशो में होना चाहिए। क्या हो जाता है, ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज्ड। पॉलीमर कैसे बनते हैं, मान लो हमने n यूनिट ली है, किसकी, इथीन की हमने n यूनिट ली, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या है, n यूनिट, मतलब 1 + 1 ऐसे करके यहाँ पर 1 यूनिट किसकी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, फिर 1 यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा और ये आपस में बॉन्ड बना के एक पॉलीमर बना देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये पॉलीमर बन के n यूनिट तक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, इस जो n पॉलीमर्स हैं, n यूनिट है, इसका भार कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर ये पॉलीमर का भी भार कितना होगा, 100 ग्राम। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स, मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। हमने पूछा है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये कौन सी लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट या फिर फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, states that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. Next है, Gay-Lussac law of chemical combination is valid for all substance। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो गे-लुसाक लॉ है हमारा और एवोगैड्रो लॉ है, वो दोनों ही सिर्फ गैसियस एलिमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। गैसेस ही इसमें आपको रिएक्शन में मिलेंगी वॉल्यूम के साथ, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर। तो इन्होंने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब यही जो है करेक्ट नहीं है। A pure compound has always a fixed proportion of mass its constituent, ये भी क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो जो एलिमेंट होते हैं A और B, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसमें एक को हम रेशो में फिक्स रखते हैं और दूसरे का रेशो क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P दे रखा है फॉस्फोरस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कैंसिल। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ पर क्या, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या, 2 हाइड्रोजन, ये भी क्या है, कैंसिल। यहाँ पर Pb और यहाँ पर O, मतलब एक में क्या दे रखा है, एक में एक Pb दे रखा है और एक में एक ऑक्सीजन। एक में Pb कितना है, 1 है, और दूसरे में ऑक्सीजन कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्या है, Pb के साथ जो हमारा रेशो है वो किसका है, 16 का, और यहाँ पर ये एक ही Pb है और इसका रेशो O2 के साथ है, तो मतलब ये क्या होगा, 32। इसका मतलब इस वाला जो रेशो है वो क्या है, हमारा फिक्स्ड, और ये जो साइड वाला रेशो है ये क्या हुआ, हमारा चेंज। तो इसका मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। यहाँ पर ये क्या है, कॉपर, ये भी कॉपर है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर SO4, तो ये यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गए, चेंज, तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर स्किप है। The statement for law of chemical combination are given below. Mark the option which is not correct. यहाँ पर भी क्या पूछा है, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है।
मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो लॉ कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, लॉ ऑफ, देखो सेम प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड रेशो के अंदर है, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था, वाटर, आपका चाहे वो सी वाटर हो, आपका टैप वाटर हो, आपका जो है रिवर वाटर हो, कोई भी पानी हो, पर उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, मास बाय जो मास का रेशियो है वो उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। When gases combine, they do so in a simple ratio by weight, ये कौन सा बोला है, गे-लुसाक लॉ, क्या है यहाँ पर, गैसेस कंबाइन की हुई है। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases at same temperature and pressure contain same number of molecule, एवोगैड्रो लॉ। इसका मतलब क्या बोला गया है, इक्वल वॉल्यूम होनी चाहिए गैसेस की, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए, और वहां पर इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमारे पास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो लॉ। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गे-लुसाक लॉ किसके लिए है, गैसेस के लिए, और गैसेस में क्या होनी चाहिए, हमारी वॉल्यूम होनी चाहिए। गे-लुसाक लॉ किसके लिए है, गैसेस के लिए, और गैसेस में क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या दे रखा है, वेट, इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट and 2.75 gram of hydrogen chloride would be produced in a chemical reaction। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है, NaCl, व्हाट मास ऑफ NaCl would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid if, इतने ग्राम, यहाँ पर देखो ये क्या है, इफ के बाद क्या दिया गया, 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट और ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस, इसका मतलब ये कहां पर दे रखे हैं, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में क्या है, एक तो क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक दे रखा है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, NaCl प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, NaHSO4 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के साथ HCl, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम रिएक्शन को देखेंगे, देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस H पर कितना चार्ज है, +1, और SO4 पर कितना चार्ज है, -2। अगर मैं इस चार्ज को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा, H, ये प्लस का 1 -2 इज इक्वल टू -1, तो हाइड्रोजन पर क्या है, +1, और पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज है, ये है -1, कंपाउंड नहीं बोल सकते इसको, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या है, NaCl से ये क्या किया गया, रिएक्ट किया गया, तो यहाँ पर H के साथ क्या आ जाएगा, क्लोरीन, तो ये HCl मॉलिक्यूल, और ये सोडियम के साथ HSO4 यहाँ पर रिलीज होगा, तो ये क्या होगा, NaHSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम अगेन लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, NaCl जब किसके साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर बनता है NaHSO4 प्लस यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी जो अमाउंट, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब नहीं पता तो इसको हम मान लेंगे x, रिएक्ट करता है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और प्रोड्यूस क्या होता है, 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट, और यहाँ पर क्या दे रखा है, HCl 2.75। अब ये किसका एग्जाम्पल लग रहा है आपको, ये लग रहा है मास कंजर्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट का मास जो है इक्वल टू किसके होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्लस इज इक्वल टू इसके जोड़ के, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, एडिशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, 12 प्लस 2.75 माइनस 9.8, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 4.95 ग्राम, जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसका मतलब आयरन पर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 माइनस, इज रिडक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, गिव आयरन, आयरन का मतलब Fe को कितना दिया है, इतना 1.68। यहाँ पर फिर है सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया, 2.7 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड मतलब FeO, और यहाँ पर 1.8 क्या दिया गया है, आयरन मतलब Fe। तो हम इसमें ध्यान देने की क्या बात है, हम इसको सिंपल अगर लिखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, FeO, यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो आयरन मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन।
ये सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए क्या दे रखा है, आयरन और ऑक्सीजन। यहाँ पर सिंपली जो हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 2.4, यहाँ पर 2.4 का रिडक्शन होने पर आयरन कितना मिला है 1.68, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा 2.4 में से, मतलब FeO में से, इस कंप्लीट में से अगर आयरन मैं हटा दूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। तो 2.4 में से 1.68 अगर मैं हटा दूं, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.72 इज इक्वल टू 0.72 आ जाएगा। यहाँ पर आयरन जो है ऑक्साइड हमें कितना दे रखा 2.7, यहाँ पर क्या आ गया 1.89, और यहाँ पर क्या आ गया इसका हमें नहीं पता, तो यहाँ पर वही काम करते हैं, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को हटा देते, ऑक्सीजन बचेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2.7 माइनस 1.89 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आयरन और ऑक्सीजन का क्या लेते हैं रेशो, यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन का मैंने रेशो लिया तो क्या आया 1.68, रेशो क्या आ जाएगा 0.72। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 पॉइंट, और यहाँ पर क्या आ जाए 1.68 दे रखा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 4, यहाँ पर फिर हम इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 से अगर करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, सीधा 4 से करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6, यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.07, रेशो 0.03 अपॉन 100, अगर दोनों को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा सिंपल 7:3। यहाँ पर हम देखते हैं आयरन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, यहाँ पर आयरन का है 1.89, या और इसका रेशो किसके साथ है 0.81। पहले हम किसके साथ करेंगे, फिर पहले हम करते हैं 3 के साथ, 0.36 जा 18, 3 3 जा 9, और 0.32 जा 6 और 7, फिर 3 से 0.21, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.09, फिर हम इसको करते हैं 3 से तो 0.07, और ये आ जाएगा 0.03, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:3। तो दोनों का रेशो क्या है सिमिलर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर ये सिमिलर है तो देखो यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन होते तो एक का रेशो फिक्स होता और दूसरे का चेंज, ऐसा नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी नहीं था, तो यहाँ पर ये कौन सा था कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन से, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है द फॉलोइंग डाटा आर कंबाइंड विद डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। देखो जब भी कोई लॉ से रिलेटेड आता है तो मास कंजर्वेशन का नहीं है, क्योंकि इक्वल मासेस दिए होने चाहिए। डेफिनेट प्रोपोर्शन का आप देखोगे तो अगर डेफिनेट में है तो दोनों का क्या होना चाहिए, रेशो फिक्स आ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एवोगैड्रो लॉ में सिर्फ गैसेस का और वॉल्यूम का जिक्र होगा, ये भी नहीं है। मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर एक का रेशो क्या रहेगा फिक्स और दूसरे का क्या होगा चेंज। तो यहाँ पर 14 और 14 है, 1:1 है, और यहाँ पर क्या है 1:2 है, ठीक है। यहाँ पर 28 यहाँ पर क्या फिक्स और ये क्या है दोनों में चेंज। तो आप अगर देखोगे इसको तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, एक तो 92 दे रखा और दूसरा एक तो 32 और एक 96। तो आप क्या करोगे 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, फिर 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 20। तो मतलब ये क्या है 1:2 और ये क्या है 1:3। इसका मतलब अगर वैसे भी सिंपली अगर इसको ना देखे तो इनका रेशो क्या है डिफरेंट और इनका रेशो क्या है डिफरेंट, तो ये क्या होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या देखा 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड टू गिव स्टीम। अब यहाँ पर वाटर क्या है लिक्विड से बनी क्या है वेपर। अब यहाँ पर क्या है स्टेट चेंज हुए, क्या यहाँ पर मास प्रोडक्ट का दे रखा नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये भी क्या है कैंसिल। ए सैंपल ऑफ N2 गैसेस, यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है गैस का, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें ना तो मास का जिक्र किया गया है और ना मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता।
36 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पर क्या दिया है, कार्बन कंबाइन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर क्या बन रहा है, CO2। यहाँ पर ये कितना है 36 प्लस ये कितना है 32, कंबाइन होकर कितना आएगा भाई 68 आएगा, और यहाँ पर भी कितना मिला 68 ग्राम। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम, और आगे मास का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब कितना मास आया है प्रोडक्ट के अंदर, कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो यहाँ पर क्या है, CaCO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से सबसे पहली बात है कि CO2 गैस रिलीज होगी। दूसरा है, अगर Ca दे रखा है, HCl दे रखा है, तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ क्या आएगा, CaCl2, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पर क्या है, देखो CO3 था, CO2 बाहर हो गया, तो एक ऑक्सीजन बचती है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो हमें पता है कि क्या पूछा इसने, 50 ग्राम क्या के अंदर, और क्या है लाइमस्टोन। तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, प्लस 3 × 16, अगर मैं करूं 40 + 12 + 48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 × यहाँ पर 1 + 35.5 क्या हो जाएगा, 2 × 360.5 36.5, और यहाँ पर आ जाएगा 73। तो जो है यहाँ पर 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक 73, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 73/100, और पूछा किसमें 50 ग्राम में, तो क्या आ जाएगा 73/100 × 50। यहाँ पर ये कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 2 3 6 36.5। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हाउ मच mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 85 gram of sodium nitrate if law of mass conservation is followed। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 प्लस रिएक्ट किससे करती है, सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या आ गया NaCl। यहाँ पर प्रोड्यूस क्या है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा AgCl। अब इसने क्या पूछा, हाउ मच मास, इसका मतलब x, इसका सोडियम नाइट्रेट, ये क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर, ये है नाइट्रेट, प्लस यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा 5.85, गिव्स आउट कितना है 4.35, क्या सिल्वर क्लोराइड AgCl कितना दे रखा 14.35, प्लस यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट कितना दे रखा है 85 ग्राम। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 85 प्लस 14.35 माइनस 5.85, इन दोनों को ऐड करके अगर इसको सब्सट्रैक्ट हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या, यहाँ पर 8.5 है, ये क्या है, ये 8.5, तो यहाँ पर क्या आएगा 8.5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको दोनों को ऐड करके इससे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17 ग्राम, ठीक है। या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं 17.0 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 17.0 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 4.88 ग्राम ऑफ KClO3, यहाँ पर आएगा KClO3 when heated produce 1.92 gram of O2 and 2.96 gram of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? अब यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ से है, पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या है KClO3 जब रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस क्या होता है, एक तो KCl प्रोड्यूस होता है प्लस ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पर ये कितने 3 और ये कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा 2K और 2Cl, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। क्या बोल रखा है, ये क्या है 4.88,
ये कितना दे रखा है भाई 2.96 और यहाँ पर O2 कितना दे रखा 1.92। जब हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4.88। इसका मतलब वो क्या है प्रोडक्ट के मास के क्या है इक्वल, तो ये क्या है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फर्टिलाइजर। ये है यूरिया। यूरिया कौन सा फर्स्ट कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था और ये केमिकल फर्टिलाइजर है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 किस में आता है, सोडियम भी केमिकल फर्टिलाइजर में, और अमोनिया तो हम हर जगह देखते हैं फर्टिलाइजर के अंदर लिखा होता है बाहर, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेज से है, अगर एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन एरिया है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, ये है भाई हमारा सॉलिड, और ये क्या है, ये है लिक्विड, और ये क्या है हमारा गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस का यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया। फर्स्ट एंड सेकेंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट थर्ड डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ये क्या है फिक्स्ड शेप भी है, और यहाँ पर फिक्स्ड शेप है फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड शेप नहीं है पर वॉल्यूम है। यहाँ पर जो हाइड्रो मतलब कोई भी गैस है, जब गैस रिएक्ट करती है तो कुछ ना कुछ लीकेज भी रहती है, या फिर जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये भी गैस और ये भी गैस, और ये कंडेंस होकर क्या बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। इस रिएक्शन को हम बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट एंड सेकंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट थर्ड डज नॉट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो ये हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इंटर कन्वर्टेबल। इसका मतलब सॉलिड का जो है कन्वर्ट हो सकता है किसमें, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो सकता है, गैस के अंदर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आइस जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर में, और वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। इसका मतलब तीनों की तीनों स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये भी ऑप्शन क्या है सही। इन द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज लार्ज। यहाँ पर जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। इसने कहा क्या कहा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज लार्ज, मतलब इजीली कोई भी चीज मूव कर सकती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ए फ्यू क्वांटिटीज विद देयर यूनिट आर लिस्टेड बिलो, मार्क द यूनिट विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। डेंसिटी, वेलोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। तो हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की जो होती है वो यूनिट होती है जूल सेकेंड, और यहाँ पर फोर्स जो होती है वो हमारे होते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड ट्वाइस। तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे क्या है गलत है। तो थर्ड और हमारा फिफ्थ जो है वो ऑप्शन हमारे थर्ड और फिफ्थ, ये सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मैच द प्रीफिक्स प्रेजेंट इन द कॉलम। यहाँ पर क्या दे रखा पिकोमीटर। पिकोमीटर का फॉर्मूला, पिकोमीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर -12। फेम्टो, फेम्टो किसके इक्वल होता है 10 की पावर -15। मिलीमीटर ये किसके इक्वल होता है -3, और गीगा किसके इक्वल होता है 10 की पावर 9। तो हम इसको पिको क्या है 10 की पावर -12, तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर दे रखा। ठीक है, फिर यहाँ पर फेम्टो 10 की पावर 15, तो बी का क्या होना चाहिए फोर्थ, तो बी का क्या दे रखा फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ़ारेनहाइट। यहाँ पर टेम्परेचर का क्या पूछा गया फॉर्मूला, और टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हमारा ऑप्शन 5, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमारा जो है फिंगर टिप्स विद एनसीईआरटी जो है हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, ये है हमारा पार्ट थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 15 न्यूमेरिकल किए हैं, कहाँ से, स्टोशियोमेट्री से। सेकंड पार्ट के अंदर हमने 15 क्वेश्चन किए हैं जो कि किससे हैं, स्टोशियोमेट्री से। यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, और सम जो अदर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उसको लेकर पढ़ा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।